गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैथमेटिकल फिजिक्स का ये सेकेंड यूनिट है और इस यूनिट में हम आइंस्टीन के आपेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। आइंस्टीन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हम देखने वाले हैं। ओके, और इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन हम देखते हैं। बहुत मजेदार चैप्टर है ये, आपको इसको विशेष तौर पर देखना चाहिए। ओके, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लेते हैं कि बी पॉइंट पर कोई कण है और वो स्थिर है, हमारे सापेक्ष हमें स्थिर प्रतीत हो रहा है। और बी मान लेते हैं कि ए पॉइंट पर कोई पिंड है और वो कैसा है, स्थिर है। ये मैं कह रहा हूं कि वो क्या है, ए स्थिर है, मतलब मेरे सापेक्ष स्थिर है। और बी पॉइंट पर कोई कण है, वो v वेग से, मतलब 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील है। ओके, अब ए मेरे सापेक्ष स्थिर है, तो ऐसा नहीं कि वो सभी के सापेक्ष स्थिर है। और बी यदि 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रहा है, तो ऐसा नहीं कि वो सबके सापेक्ष 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति करेगा या गति ही करेगा। हो सकता है बी स्थिर हो, या हो सकता है बी का वेग अलग हो सकता है कि ए मेरे सापेक्ष स्थिर है तो दूसरे किसी के सापेक्ष गतिशील भी हो सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर कोई भी कण की स्थिर अवस्था या गतिशील अवस्था निरपेक्ष नहीं होती है। मतलब उसका खुद की एक मतलब निरपेक्ष अवस्था नहीं होती। निरपेक्ष मतलब किसी अन्य के सापेक्ष नहीं होना, निरपेक्ष अवस्था नहीं होती, भले स्थिर अवस्था या गतिशील अवस्था। ओके, अब निरपेक्ष स्थिति खोजने के लिए, निर्देश तंत्र पता लगाने के लिए हमारे साइंटिस्ट ने बहुत सालों तक प्रयास किया है। ओके, तो हमारे साइंटिस्ट ने निरपेक्ष अवस्था या निर्देश तंत्र खोजने की प्रयास स्टार्ट किया और न्यूटन ने इसके लिए बहुत कोशिश करी। ओके, न्यूटन ने इसके लिए काफी कोशिश करी और अंततः वो ये देखना चाहते थे। न्यूटन ने इसके लिए बहुत प्रयास किया। उन्होंने ये खोज करने की प्रयास की कि इस ब्रह्मांड में कहीं कोई स्थिर या निरपेक्ष निर्देश तंत्र प्राप्त हो जाए जिसमें हम पिंडों की निरपेक्ष गति का अध्ययन कर सके। लेकिन अंततः वो निष्कर्ष पर आए कि निरपेक्ष स्थिति प्राप्त करना संभव ही नहीं है। ओके, लेकिन उसी के दौरान हाइगेन ने एक नई आशा जगाई। हाइगेन ने कहा कि प्रकाश अनुदैर्ध्य प्रकृति की तरंग होती है। मतलब प्रकाश की तरंग प्रकृति की कल्पना रखी किसने, हाइगेन ने। और उन्होंने प्रकाश को एक काल्पनिक माध्यम ईथर में गति करता हुआ माना। जब एक काल्पनिक माध्यम ईथर की कल्पना करी तो यहाँ से एक आशा जागी कि ये ईथर जो है ये हो सकता है, ये काल्पनिक माध्यम ईथर ये एक निरपेक्ष निर्देश तंत्र हो सकता है, स्थिर निर्देश तंत्र हो सकता है जो सर्वव्यापी है। अब ईथर ने आशा जगाई, तो ईथर है या नहीं है इसकी जांच करने के लिए माइकलसन मोरले ने प्रयोग किया। माइकलसन मोरले ये साबित करना चाहते थे कि भाई ईथर है और ईथर है और सभी कण ईथर में गति करते हैं। ओके, तो ईथर की प्रेजेंस को माइकलसन मोरले प्रयोग में ये साबित करना चाहते थे कि ईथर यहाँ अस्तित्व में है और सभी कण ईथर में ही गति करते हैं। ओके, और इसके लिए उन्होंने क्या किया, ईथर व पृथ्वी की आपेक्षिक गति के कारण प्रकाश के वेग में परिवर्तन ज्ञात करने का प्रयास किया। उसके लिए उन्होंने निम्न चित्रानुसार व्यवस्था रखी। आप लोगों ने माइकलसन व्यतिकरण मापी में ये पहले भी पढ़ा हुआ है, फर्स्ट ईयर में भी। इसमें क्या होता है, प्रकाश स्रोत से प्रकाश तरंगिका उत्सर्जित कराई गई और कांच की एक प्लेट पर गिराया गया, फिर आगे दूसरी प्लेट रखी उस पर गिराया गया। और इस यहाँ पर जब प्रकाश किरण आपतित होगी तो पहली प्लेट पर इसके दो रास्ते बटेंगे। एक मान लेते हैं M2 दर्पण की तरफ गया और M2 से परावर्तित होकर नीचे की तरफ आया। ओके, और दूसरी तरंग किधर निकल गई, इस प्लेट से पार निकल गई, M1 से टकराकर वापस आई। और ये M2 और M1 से टकराकर वापस आने वाली तरंगें यहाँ पर टेलीस्कोप की तरफ, दूरदर्शी की तरफ अध्यारोपित हुई और अध्यारोपण की वजह से यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ, फ्रिंज पैटर्न प्राप्त हुआ, फ्रिंजों का एक प्रतिरूप प्राप्त हुआ। ओके, और व्यतिकरण मापी की हेल्प से इस फ्रिंज के प्रतिरूप की ही स्टडी करी गई। इस व्यवस्था को एक बार तो इस अवस्था में रखा, M1 को यहाँ पे, M2 को यहाँ पे रखा और फिर फ्रिंज पैटर्न देखा। फिर इस पूरे के पूरे व्यवस्था को कितने डिग्री से घुमा दिया, 90 डिग्री से घुमा दिया। मतलब M2 की जगह आ गया M1 और M1 की जगह कौन आ गया, M2 आ गया। और ये होने से यहाँ पर फ्रिंजों का विस्थापन प्राप्त होना चाहिए था। फ्रिंजों का विस्थापन प्राप्त होता तो यहाँ से ये साबित हो जाता कि भाई ईथर है। ओके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसीलिए यहाँ से ये साबित हुआ कि ईथर नहीं है।
ओके, ये इतर के अस्तित्व के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग गया। एमएम प्रयोग जो है, माइकलसन मोरले प्रयोग जो है, ये इतर के अस्तित्व की पुष्टि करने के लिए किया गया था, जबकि वास्तव में मिला इसका उल्ट। तो इसे हम माइकलसन मोरले का प्रयोग का नकारात्मक परिणाम कहा। ओके, अब ये नकारात्मक परिणाम क्यों प्राप्त हुआ, इसके लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अपना अपना विचार रखा, जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, उस पर ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे वरना हमारा टॉपिक लंबा हो जाएगा। हम एक विचार पर ध्यान देते हैं, लोरेंज फिट्जगेराल्ड संकुचन। लोरेंज फिट्जगेराल्ड संकुचन, इस नियम के, इस थ्योरी के अनुसार किसी द्रव्य की लंबाई में √1 - v²/c² के अनुपात में क्या हो जाता है, संकुचन हो जाता है। उसी की वजह से ये नकारात्मक परिणाम प्राप्त हो रहा है। ओके, अर्थात फ्रिंज विस्थापन नहीं हुआ, प्रकाश की चाल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हालांकि उस समय पर इस परिकल्पना की कोई व्याख्या नहीं दी थी, लेकिन इसे बाद में आइंस्टीन के आपेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत द्वारा समझाया जा सका। अब आइंस्टीन का आपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत क्या है, बहुत फेमस है, जो हमें ध्यान देना चाहिए। आइंस्टीन के सिद्धांत के 2 अभिग्रहित थे। पहली बात तो ये याद रखने की, आपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत जड़त्वीय निर्देश तंत्रों के लिए दिया गया। जड़त्वीय निर्देश तंत्र वो निर्देश तंत्र है जहां पर त्वरण तभी होगा जब बल कार्यरत हो। बल यदि 0 है तो त्वरण भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ओके, बल यदि 0 है तो त्वरण भी 0 होना चाहिए। लेकिन सभी निर्देश तंत्रों में ऐसा नहीं होता है। कुछ ऐसे भी निर्देश तंत्र है जहां पर बल 0 होता है लेकिन त्वरण 0 नहीं होता। जैसे त्वरित बस, जैसे बस अचानक से चलती है ना, तो हम लोग पीछे की ओर गिरते हैं, और पीछे की ओर गिरते हैं तो मतलब हाँ, पीछे की ओर त्वरण है। ओके, ये कहां से आया, तो ये कहां से आया, ये वास्तव में अजड़त्वीय निर्देश तंत्र के त्वरण की वजह से है। तो जड़त्वीय निर्देश तंत्रों की ही बात करेंगे जहां पे न्यूटन के नियम लगते हो, मतलब बल 0 है तो त्वरण 0 हो। ऐसे निर्देश तंत्रों की ही बात करते हैं आइंस्टीन के सिद्धांत में। आइंस्टीन के सिद्धांत के 2 अभिग्रहित होते हैं। एक अभिग्रहित के अनुसार मुक्त आकाश में घटित भौतिक घटनाओं के सभी नियम सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में एक समान होते हैं। इसे क्या कहा गया, तुल्यता का सिद्धांत कहा गया। मतलब यदि कोई निर्देश तंत्र S स्थिर है और दूसरा निर्देश तंत्र S' वो भी स्थिर है, तो यदि इसमें कोई नियम कार्यरत है, ऊर्जा संरक्षण का नियम लागू है, तो यहाँ भी S' में भी ऊर्जा संरक्षण का नियम लागू होगा। और यदि कोई S" नियत वेग v से गति कर रहा है, वहां भी नियम जो है वो क्या रहेंगे, एक समान रहेंगे, क्योंकि नियत वेग से गति कर रहा है तो ये भी जड़त्वीय निर्देश तंत्र ही है। तो सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में भौतिक घटनाओं के सभी नियम क्या रहते हैं, एक समान रहते हैं। ये पहला अभिग्रहित है। और दूसरा अभिग्रहित क्या है, दूसरा अभिग्रहित है कि प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, और यह वेग सभी जगह क्या रहता है, एक समान रहता है, सार्वत्रिक नियतांक होता है। अर्थात किसी भी कण का वेग प्रकाश के वेग से ज्यादा नहीं होता है, और प्रकाश का वेग गति पर डिपेंड नहीं करता, प्रकाश स्रोत और प्रेक्षक की दिशा पर भी निर्भर नहीं करता है। ओके, यह अभिग्रहित आकाश तथा समय संबंधी चिरसम्मत धारणाओं की पूर्णतः विपरीत है। अब हम पढ़ेंगे लोरेंज के रूपांतरण समीकरण। ओके, लोरेंज के रूपांतरण समीकरण आइंस्टीन के सिद्धांत पर आधारित है। ओके, और आइंस्टीन ने समय को भी निरपेक्ष नहीं माना है, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि 2 निर्देश तंत्र है। निर्देश तंत्र S जिसके अक्ष है x, y, z, और निर्देश तंत्र S' जिसके अक्ष है x', y' और z'। ओके, और S' जो निर्देश तंत्र है वो किस वेग से गतिशील है, v वेग से गतिशील है s के सापेक्ष। ओके, v वेग से गतिशील है x के सापेक्ष प्लस x दिशा में। ओके, t बराबर मान लेते हैं कि t बराबर t0 पर O और O' दोनों एक ही बिंदु पर थे, संपाती थे। ओके, अभी हम लोग P कोई बिंदु लेते हैं जिसके S निर्देश तंत्र में निर्देशांक है x, y, z, t, और S' निर्देश तंत्र में निर्देशांक है x', y', z', t'। ओके, अब इसको समझने के लिए, लोरेंज रूपांतरण समीकरण प्राप्त करने के लिए हम मान लेते हैं, एक एजम्पशन करते हैं कि t बराबर t' बराबर क्या है, 0 पर, यानी शुरुआत में मूल बिंदु से क्या उत्पन्न होता है, एक फ्लैश उत्पन्न होता है, प्रकाश उत्सर्जित होता है। ओके, और ये किस वेग से चलता है, O के चारों ओर c वेग से चलता है, किसके रूप में, गोलीय तरंगाग्रों के रूप में। मतलब O बिंदु के चारों ओर क्या बनते चले जाएंगे, तरंगाग्र बनते चले जाएंगे, जो चारों ओर गतिशील होंगे। ओके, और प्रथम अभिग्रहित के अनुसार यदि O के चारों ओर जा रहे हैं तो मतलब O' के चारों ओर भी वो गोलीय तरंगाग्र बनेंगे। ओके,
तो t बराबर टी डैश बराबर 0 पर यानी प्रारंभ में ओपी क्या होगा, आप चित्र को देखिए, ओपी क्या होगा, ओपी ये दो बिंदुओं के बीच की रेखा क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस सी टी स्क्वायर, काल है सी और टाइम है टी, तो सी टी स्क्वायर। ओके, तो ओपी होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ पर टी 0 है तो सी टी स्क्वायर का घटक क्या हो जाएगा 0, ओपी का वैल्यू ये है, और ओ डैश पी का वैल्यू क्या हो जाएगा इधर से रूट एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर और प्लस जेड डैश स्क्वायर, यहाँ पर प्लस है। ओके, अब यहाँ पर दूरी क्या है, इधर दूरी है इधर ओपी और चाल क्या है सी, तो प्रकाश के द्वारा ओपी दूरी तय करने में लगा समय क्या होगा, एस निर्देश तंत्र में समय कितना लगेगा, ओपी बटा सी, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट बाई सी, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी टी स्क्वायर बराबर 0, ये इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगा। ओके, इसी तरह एस डैश निर्देश तंत्र में यदि टी डैश समय लगता हो तो ओ डैश पी की दूरी कितनी होगी, टी डैश बराबर ओ डैश पी बाई सी, तो यहाँ पर सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर बराबर एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर, और एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर बराबर क्या जाएगा 0। तो ये समीकरण हमें मिला एस निर्देश तंत्र में, और ये वाला समीकरण 2 मिला हमें एस डैश निर्देश तंत्र में। ओके, ये दोनों समीकरण एक बिंदु P के लिए वैध है अलग अलग निर्देश तंत्रों में, अर्थात सभी निर्देश तंत्रों में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर का मान क्या रहता है, अचर होना चाहिए। ओके, क्या होना चाहिए, अचर होना चाहिए। तो एस में एक्स वाई जेड टी तथा एस डैश में एक्स डैश वाई डैश जेड डैश टी डैश का रूपांतरण इस प्रकार से हो, देखो एस में और एस डैश में निर्देशांकों का रूपांतरण इस प्रकार का होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर का मान क्या हो, अचर हो, सभी निर्देश तंत्रों में, जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में क्या हो, अचर हो। अब यहाँ रूपांतरण समीकरण लागू होने के लिए आकाश निर्देशांक व समय निर्देशांक में रूपांतरण समीकरण कैसे होने चाहिए, रैखिक होने चाहिए, मतलब कैसा समीकरण होना चाहिए, सरल रेखा का। तो किसी एक घटना के लिए एक्स डैश और एक्स और टी, वाई डैश वाई, जेड डैश जेड और टी डैश टी और एक्स में क्या रिलेशन है, हम मान लेते हैं एक्स डैश बराबर है अल्फा एक्स प्लस बीटा टी, और वाई डैश बराबर वाई है, जेड डैश बराबर जेड है, और टी डैश बराबर गामा टी प्लस डेल एक्स। यहाँ वाई डैश बराबर वाई और जेड डैश बराबर जेड क्यों है, क्योंकि एस डैश निर्देश तंत्र केवल एक्स दिशा में ही गतिशील है। ओके, और ओ और ओ डैश स्टार्टिंग में संपातित है एक ही बिंदु पर। इधर अल्फा बीटा गामा और डेल क्या है, नियतांक है। ओके, तो पहला पॉइंट हम देखें, अल्फा बीटा गामा और डेल का मान हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो अब फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, एस डैश और एस के सापेक्ष हम यहाँ पर कुछ एजम्पशन करेंगे अल्फा बीटा गामा का, डेल का मान ज्ञात करने के लिए। तो एस डैश एस के सापेक्ष v वेग से गति कर रहा है, तो एक्स डैश को हम कुछ एक्स डैश को क्या मान लेते हैं शुरुआत में 0। ओके, और एक्स डैश क्या है, प्रेक्षक ओ डैश का, एक्स डैश बराबर 0 है तो प्रेक्षक ओ डैश का वेग क्या होगा, एक्स डैश बराबर 0 पर v बराबर डी एक्स बाई डी टी, तो एक्स डैश बराबर अल्फा एक्स प्लस बीटा टी होता है। तो यहाँ पर यदि एक्स डैश को 0 पुट करते हैं तो 0 बराबर अल्फा एक्स प्लस बीटा टी, तो यहाँ पर यदि अवकलन करते हैं समय के सापेक्ष तो यहाँ पर क्या आएगा, 0 बराबर अल्फा डी एक्स बाई डी टी और प्लस बीटा। ओके, तो यहाँ से डी एक्स बाई डी टी यानी v का मान आ जाएगा माइनस बीटा बाई अल्फा, तो यहाँ से बीटा बराबर क्या है, माइनस अल्फा v। तो हमने बीटा का मान निकाला अल्फा के रूप में, ओके, और v के रूप में। ये कैसे निकाला हमने, एक्स डैश को क्या रखकर 0 रखकर, और डी एक्स बाई डी टी की जगह क्या रखा हमने, v रखा। ओके, अब हम एस डैश के सापेक्ष s का वेग क्या मान ले, अब देखो यदि s के सापेक्ष यदि एस डैश v वेग से प्लस एक्स दिशा में गतिशील है तो s किधर चलता हुआ दिखाई देगा, माइनस एक्स दिशा में चलता हुआ दिखाई देगा उसी वेग से। तो s का वेग क्या होगा, एस डैश के सापेक्ष माइनस v होगा। ओके, और अब क्या किसको 0 पुट करेंगे, x बराबर 0 को, तो डी एक्स डैश बाई डी टी बराबर क्या लेंगे, माइनस v। अब यहाँ पर हम लोग आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो x डैश बराबर क्या होता है अपना अल्फा एक्स प्लस बीटा टी, एक्स बराबर 0 रखा है तो x डैश बराबर क्या जाएगा, बीटा टी। तो यहाँ से और इसी तरह y डैश बराबर y और z डैश बराबर z है, उसका यूज नहीं होगा, t डैश बराबर क्या जाएगा, गामा टी। तो यहाँ से x डैश बाई टी डैश बराबर क्या जाएगा, बीटा बाई गामा, और इसको हम इस ढंग से भी लिख सकते हैं, ये संपूर्ण के लिए, अल्प के लिए डी एक्स डैश बाई डी टी डैश बराबर बीटा बाई गामा बराबर माइनस v। तो बीटा बराबर आ गया माइनस गामा v। तो समीकरण 4 को आप देखें तो बीटा बराबर माइनस अल्फा v है,
और समीकरण 5 को आप देखें तो बीटा बराबर माइनस गामा वी है। तो 4 और 5 की तुलना करते हैं ना, तो अल्फा और गामा आपस में क्या मिलेंगे, अपने को इक्वल मिलेंगे। अल्फा और गामा क्या मिलेंगे, इक्वल मिलेंगे। अब जो हमने अल्फा बीटा गामा के मान निकाले हैं वो मान कहाँ रखेंगे, हमारे जो रूपांतरण समीकरण हमने माने थे वो, अर्थात समीकरण 3 में रखेंगे। ओके, तो एक्स डैश बराबर क्या आ जाएगा, गामा एक्स माइनस वी गामा टी। एक्स डैश बराबर यहां से आ जाएगा गामा कॉमन एक्स माइनस वी टी। ओके, वाई डैश बराबर क्या आ जाएगा वाई, और जेड डैश बराबर जेड, वो है ही एज इट इज। टी डैश बराबर आ जाएगा गामा टी प्लस डेल एक्स। ओके, अब हमें यहाँ पे डेल का मान और निकालना है। तो समीकरण 7 का मान समीकरण कहाँ रखेंगे, 2 में रखेंगे। ओके, तो यहाँ पर यदि मान रखते हैं तो एक्स डैश स्क्वायर मतलब गामा स्क्वायर एक्स माइनस वी टी का होल स्क्वायर, प्लस वाई डैश स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर, प्लस जेड डैश स्क्वायर मतलब जेड स्क्वायर, और माइनस सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर मतलब सी स्क्वायर गामा टी प्लस डेल एक्स का होल स्क्वायर बराबर 0। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो अल्टीमेटली हमें मिला एक्स स्क्वायर इंटू गामा स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डेल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, और माइनस गामा स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एक्स टी इंटू माइनस 2 गामा स्क्वायर वी माइनस 2 सी स्क्वायर गामा डेल बराबर 0। अब समीकरण 1 और समीकरण 8 में टी स्क्वायर और एक्स टी के गुणांकों की तुलना करेंगे। तो टी स्क्वायर का गुणांक क्या है, सी स्क्वायर, और यहाँ टी स्क्वायर का गुणांक क्या है, माइनस गामा स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर सी स्क्वायर, और एक्स टी का वहां गुणांक 0 है, और यहाँ पर क्या है माइनस 2 गामा स्क्वायर वी माइनस 2 सी स्क्वायर गामा डेल बराबर 0। और यहाँ से हमें गामा का मान क्या मिलेगा, आप देखें गामा मिलेगा सी बाई रूट सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। यदि हम सी स्क्वायर को कॉमन लेते हैं, यदि हम सी स्क्वायर को कॉमन लेते हैं तो गामा का मान यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 1 अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर मिल जाएगा। ओके, अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं, रूपांतरण समीकरणों में और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखो एक्स टी के गुणांकों को देखते हैं तो माइनस 2 गामा स्क्वायर वी माइनस 2 सी स्क्वायर गामा इंटू डेल बराबर 0। गामा देखो यहाँ पर 2 बाहर निकल जाएगा, हट जाएगा, तो यहाँ से डेल बराबर क्या आएगा, माइनस गामा स्क्वायर वी बाई सी स्क्वायर, और डेल बीटा अल्फा और गामा का मान रखेंगे तो हमें समीकरण मिलेगा एक्स डैश बराबर गामा एक्स माइनस वी टी, वाई डैश बराबर वाई, जेड डैश बराबर जेड, टी डैश बराबर गामा टी माइनस बी बाई सी स्क्वायर इंटू एक्स। यहाँ पर गामा का मान हम नहीं रखकर गामा को अलग से लिखा है। गामा का यहाँ पर 1 अपॉन 1 माइनस रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। इन्हीं समीकरणों को हम क्या कहते हैं, लोरेंज रूपांतरण समीकरण कहते हैं। ओके, लोरेंज रूपांतरण समीकरणों से गैलीलियन रूपांतरण समीकरण भी प्राप्त कर सकते हैं यदि सी बराबर क्या लिया जाए, अनंत लिया जाए। आप देखें ना, सी बराबर अनंत लेंगे यदि हम लोग, तो गामा का मान क्या मिलेगा, 1 अपॉन रूट 1 माइनस 0, यानी कि गामा बराबर क्या मिलेगा 1। गामा बराबर 1 मिलेगा तो एक्स डैश बराबर क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वी टी, वाई डैश बराबर वाई, जेड डैश बराबर जेड, और टी डैश बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से टी ही आ जाएगा। ओके, तो ये गैलीलियन रूपांतरण समीकरण है। तो हम कह सकते हैं लोरेंज रूपांतरण समीकरण से गैलीलियन रूपांतरण समीकरण प्राप्त किए जा सकते हैं जब सी बराबर क्या हो, अनंत हो। अब यहाँ पर 2 केसेज हैं। यदि 2 घटनाएं समक्षणिक है, मतलब एक ही क्षण पर हो रही हैं, तो ये आवश्यक, एक निर्देश तंत्र में यदि 2 घटनाएं समक्षणिक है तो ये आवश्यक नहीं कि दूसरे निर्देश तंत्र में भी समक्षणिक हो। तो इसको क्या कहते हैं, समक्षणिकता की आपेक्षिकता। यदि 2 घटनाएं एक जड़त्व निर्देश तंत्र में समस्थानिक है, एक ही स्थान पर हो रही हैं, तो ये आवश्यक नहीं कि दूसरे निर्देश तंत्र में भी ये एक ही स्थान पर हो रही हो। इसे क्या कहते हैं, समस्थानिक की आपेक्षिकता। ओके, लेकिन यदि घटनाएं एक तंत्र में संपाती हैं तो सभी निर्देश तंत्रों में वो क्या रहेंगी, संपाती ही रहेंगी। इसकी हम व्याख्या कर सकते हैं। जैसे लोरेंज रूपांतरण समीकरणों से डेल्टा एक्स डैश बराबर गामा डेल्टा एक्स माइनस वी डेल्टा टी लिखते हैं, डेल्टा वाई डैश बराबर डेल्टा वाई, डेल्टा जेड डैश बराबर डेल्टा जेड, और डेल्टा टी डैश बराबर गामा डेल्टा टी माइनस वी बाई सी स्क्वायर डेल्टा एक्स। तो अब देखें, यदि एस में कोई घटना समस्थानिक है, समस्थानिक है तो मतलब डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड क्या हो जाएगा, 0 होगा। समस्थानिक है लेकिन समक्षणिक नहीं बोला है तो डेल्टा टी बराबर 0 नहीं होगा। डेल्टा टी 0 नहीं है तो डेल्टा एक्स डैश बराबर भी 0 नहीं है। मतलब एस में समस्थानिक है लेकिन एस डैश में समस्थानिक नहीं है, डेल्टा एक्स डैश 0 नहीं है। ओके, जबकि यदि घटनाएं एस में समक्षणिक है, डेल्टा टी 0 है, तो डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड 0 नहीं होगा। तो दूसरे तंत्र में भी डेल्टा एक्स डैश डेल्टा वाई डैश और डेल्टा जेड डैश 0 नहीं होगा, डेल्टा टी डैश भी 0 नहीं होगा। ओके, तो एस में समक्षणिक है लेकिन एस डैश में समक्षणिक नहीं है। यदि घटनाएं एस में संपाती हैं तो डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड और डेल्टा टी बराबर 0 होगा, और दूसरे निर्देश तंत्र एस डैश में भी डेल्टा एक्स डैश डेल्टा वाई डैश डेल्टा जेड डैश और डेल्टा टी डैश बराबर क्या होगा, 0 होगा। ओके,
अब लोरेंज रूपांतरण समीकरण हम ऐसे दो निर्देश तंत्रों के बीच देखेंगे जो एक के सापेक्ष दूसरा निर्देश तंत्र क्या हो, झुका हुआ हो। जैसे एस निर्देश तंत्र हम देखें, उसके एक्स वाई और जेड अक्ष है, और एस डैश निर्देश तंत्र के अक्ष है एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश। एस डैश निर्देश तंत्र एस के सापेक्ष कितने कोण से झुका हुआ है, इधर थीटा कोण से झुका हुआ है। कितने कोण से झुका हुआ है, इधर थीटा कोण से झुका हुआ है। ओके, अब यहां पर आप देखें कि एक्स क्या होगा। अच्छा, एस और एस डैश निर्देश तंत्र में पी कोई बिंदु है, पी के निर्देशांक एस निर्देश तंत्र में एक्स वाई है, और एस डैश में क्या है, एक्स डैश वाई डैश। हमने कैसा निर्देश तंत्र लिया है दोनों द्विविमीय निर्देश तंत्र लिए हैं, जहां पे जेड द्विविमीय निर्देश तंत्र लिया है, जहां पे यहाँ पर हमने एस और एस डैश कैसे लिए हैं, ऐसे लिए हैं जहां पर जेड और जेड डैश अक्ष संपाती हैं, और ओ डैश भी क्या है, संपाती हैं। तो यहाँ पर पी के निर्देशांक एक्स और वाई और एक्स डैश और वाई डैश होंगे। तो सामने एस में पी के निर्देशांक होंगे एक्स वाई, और एस डैश में निर्देशांक होंगे एक्स डैश और वाई डैश होंगे। ओके, चूंकि जेड और जेड डैश संपाती है, तो जेड डैश बराबर किसके होगा, जेड के होगा, और ओ डैश भी आपस में संपाती है। अब यदि एक्स को हम देखें तो पी से यदि वाई पर लंब डालें तो अब यदि P से हम y अक्ष पर लंब डालें तो BP मिलेगा, और उसका वैल्यू क्या है, x, और P से यदि x अक्ष पर लंब डालेंगे तो PA मिलेगा, और इसका वैल्यू क्या है, y। सिमिलरली P से y डैश पर लंब डालेंगे PD, और PD का वैल्यू है x डैश, और P से x डैश पर लंब डालेंगे PC, और उसका वैल्यू क्या है, y डैश है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा ज्यामिति का यूज करेंगे। तो यहाँ मान लेता हूं मैं A से मैंने एक लंब डाला है PD और OC पर, PD और OC पर मैंने लंब डाला है A से, तो यहाँ पर E पॉइंट मिला, वो भी 90 डिग्री पर है, और F पॉइंट मिला, वो भी 90 डिग्री पर है, मतलब AE और AF लंब है। ओके, तो यहाँ पर दो समकोण त्रिभुज मिलेंगे, समकोण त्रिभुज OAE, समकोण त्रिभुज OAE और समकोण त्रिभुज FAP। आप एक बार देख लें, फिर हम डेरिवेशन सॉल्व करेंगे। OAE, OAE और AFP। ओके, तो OAE में जब हम देखते हैं तो cos थीटा क्या मिलेगा, OE बटा OA बराबर OE बाई x। आप चित्र को भी देखेंगे, आपको समझ में आएगा, मैंने आपको PDF फाइल दी हुई है। तो OE बराबर क्या आएगा, x cos थीटा, और इसी तरह sin थीटा निकालेंगे तो AE बराबर आएगा x sin थीटा। सिमिलरली समकोण त्रिभुज FAP में AF आएगा y cos थीटा, और FP क्या आएगा, y sin थीटा। यहाँ x डैश क्या है, PD है, आप देख सकते हैं x डैश क्या है, PD है, और PD की जगह हम क्या लिख सकते हैं, x डैश क्या है, PD है, और PD की जगह हम लिख सकते हैं DF प्लस FP, और DF की जगह क्या लिख सकते हैं, OE लिख सकते हैं। तो PF प्लस OE यानी x डैश बराबर x cos थीटा प्लस y sin थीटा। इसी तरह y डैश बराबर क्या होगा, PC बराबर EF बराबर AF माइनस AE, तो y डैश बराबर आ जाएगा y cos थीटा माइनस x sin थीटा। रूपांतरण समीकरण क्या हो जाएंगे, x डैश बराबर x cos थीटा प्लस y sin थीटा, और y डैश बराबर y cos थीटा माइनस x sin थीटा। सारणिक के रूप में लिखेंगे तो x डैश y डैश सारणिक बराबर सारणिक cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा x y। ओके, लोरेंज रूपांतरण समीकरण में tan थीटा बराबर हम लिखेंगे IV बाई C की जगह। ओके, तो यदि गामा बराबर 1/√1 माइनस v स्क्वायर बाई C स्क्वायर है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ tan स्क्वायर थीटा करेंगे तो वो v स्क्वायर प्लस C स्क्वायर का माइनस आएगा, और माइनस यहाँ पे है ही, और माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, और गामा का 1/√1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हमें पता है ये क्या देगा अपने को, cos थीटा देगा। ओके, और IV बाई C गामा। तो ये है लोरेंज रूपांतरण समीकरण, ऐसे निर्देश तंत्र, दो ऐसे निर्देश तंत्रों के बीच जो परस्पर थीटा कोण पर झुके हुए हैं। ओके, तो आई होप कि आप आज की क्लास आपको समझ में आएगी, और ये वैसे भी बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको आगे भी इसमें बहुत मजा आएगा, और आगे हम इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। आपको भविष्य, वर्तमान, अतीत के बारे में भी रिलेशन समझ में आएगा, वो हम देखेंगे। आइंस्टीन के सिद्धांतों से ही हम ये पता करेंगे कि हम क्या टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। ओके, तो विल सी इन नेक्स्ट क्लास। ओके, फाइन।